नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, यहां सबको एक हादसा जरूरी है। मशहूर शायर जॉन एलिया के इस शेर की गरिमा को ऊंचा उठा रहा है राजस्थान का यातायात प्रशासन और सड़क निर्माण विभाग। सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, हर दिन जान जा रही हैं। भयानक सड़क हादसे राज्य की खबरों में सुर्खियां बने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यातायात प्रशासन से लेकर सड़क निर्माण का जिम्मा उठाए अधिकारियों की नींद टूटने को तैयार नहीं। भारी बरसात के प्रकोप ने पहले सड़कों के हाल बेहाल कर दिए और ऊपर से मरम्मत करने वाले विभाग की कड़ी मेहनत ऐसी कि पता लगाना मुश्किल हो जाए कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क धंसी है। प्रदेश में औसतन 60 सड़क दुर्घटनाएं रोजाना हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ प्रशासन को ब्लेम किया जाना चाहिए या आम लोगों की जागरूकता, निजी सतर्कता में कमी एक बड़ा कारण बन चुकी है? और कितनी जानों के नुकसान के बाद यह प्रशासन जागेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। सब सवालों पर, हादसों की सब वजहों पर बात करेंगे आज के मुद्दे में, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं और ये आंकड़े देखना और जानना बड़ा जरूरी है। आप जरा देखिए, सड़क हादसों के जो आंकड़े हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सड़क हादसों में 11,762 लोगों की मौत हुई है। रोजाना औसत 67 हादसों में से 32 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि 67 हादसों में से 32 लोगों की मौत होती है। और 2023 में 24,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए और सड़क हादसों में 11,762 लोगों की मौत हो गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये सड़क हादसों के वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि सड़क पर चलना लोगों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर सड़क पर किसी भी तरीके से कोई लापरवाही होती है तो उसका अंजाम क्या होता है। और 2023 के आंकड़ों के मुताबिक हादसों की जो संख्या है, क्योंकि इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर के 11,104 से 11,700 तक पहुंच गई। साल 2022 की तुलना में 2023 में 650 लोगों की ज्यादा मौत हुई है। हादसों की संख्या 1091 बढ़ी और 748 लोग ज्यादा घायल हुए हैं। 2022 में 23,614 सड़क हादसे हुए, वहीं 2023 में हादसों की संख्या बढ़कर के 24,705 तक हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 11,104 से 11,762 हो गई। सड़क निर्माण में खामी होना, अब जरा वो भी आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है। रोड का अलाइनमेंट सही नहीं होता है, इस वजह से भी सड़क हादसे कई बार होते हैं। जरूरत से ज्यादा घुमाव सड़क पर कर दिए जाते हैं, जिस वजह से भी सड़क पर हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ब्लैक स्पॉट की पहचान और चेतावनी बोर्ड वहां पर होते नहीं हैं, यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है। और अक्सर जिस वजह से सड़क पर हादसे होते हैं वो है तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना। रफ्तार पर निगरानी के लिए बेहतर तंत्र की कमी, आप इसी वजह से लोग तेजी से गाड़ी चलाते हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में निगरानी की कमी रहती है। सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है। तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो कि खराब सड़कों के बारे में बताती हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इन सड़क हादसों से आप बच सकते हैं। और इसको लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान बातचीत के लिए कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ पूर्व डीआईजी जगदीश चंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आईपीएस सेवानिवृत्त आईपीएस प्रसन्ना खमेसरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के ट्रस्टी जो हैं शांतनु भसीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी का बहुत स्वागत है। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए शांतनु जी, सबसे पहले आपसे इस पर एक रिएक्शन में ले रहा हूं। ये सड़क पर होने वाले हादसे और ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये बेहद हैरान करने वाली है और ये बता रही है कि सड़क पर होने वाले हादसों की बड़ी वजह क्या है। सड़क का ठीक ना होना, अलाइनमेंट ना होना, जिनको लेकर के कभी बात ही नहीं होती है। सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं सिर्फ वो महसूस करते हैं कि क्या क्या उनको परेशानियां आती हैं, लेकिन उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है। तो हादसों की कई बड़ी वजह है जिसको लेकर के यहां पर बात हो रही है। आपको इसमें और क्या नजर आता है? जी, इसमें आपने अच्छा बताया कि इंजीनियरिंग फॉल्ट्स जो आप नाम ले रहे हैं, गड्ढे हों, चाहे वो ब्लाइंड स्पॉट्स हों, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कर्वेचर्स हों, वाइड कर्वेचर्स हों, जिनकी वजह से हादसे होते हैं। उसके अलावा हमको एक दो चीजों को और रखना पड़ता है। आपने अवेयरनेस का भी नाम लिया, पर एक जो चीज अपन मान के चल सकते हैं कि लोगों की आदतें, जो अगर हालात इमिडिएटली अगर नहीं सुधर सकते तो इसको एक हेल्थ एंगल से भी देखना जरूरी है कि अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या हम जान बचा सकते हैं उनको जल्दी सहायता पहुंचा के।
वो वाली चीज को भी अगर सुदृढ़ीकरण करा जाए, उसको अगर मजबूत करा जाए, तो डेफिनेटली आंकड़ों की कमी होगी। उसके अलावा अवेयरनेस के अंदर जो है, अभी जो करंटली अवेयरनेस का सिनेरियो है, बहुत शहरी क्षेत्रों में सीमित है। जबकि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज, जो लगभग आपके 10% से भी कम होंगे, 11% के करीब है राजस्थान में। हम्म। और उस पे आपकी 50%, लगभग 60%, नहीं 70% के करीब दुर्घटनाएं जो है आपकी नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आती है। तो आपको ये जागरूकता के जितने कार्यक्रम हैं, एम्बुलेंस वगैरह की जो सर्विसेज हैं, और ये जो ब्लैक स्पॉट्स इरेडिकेशन है, जो NHAI PWD म्युनिसिपैलिटीज के अंडर आता है, इनको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के माध्यम से अगर ये काम करेंगे और एक हेल्थ वाले एंगल को भी साथ में रखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सहायता हो, तो इन आंकड़ों में कमी आ सकती है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस समय पे आप जैसे देख रहे हैं, ये सावन और भादो जो अपने 2 महीने लगते हैं, ये बड़े धार्मिक यात्राओं, धार्मिक आयोजनों के समय है। इसमें आपके कल जैसे जलजूलनी एकादशी थी, हम्म। कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, रामदेव जी की यात्रा होती है, तेजा जी की यात्रा होती है, गणेश चतुर्थी निकली है। तो ऐसे समय में मूवमेंट बहुत होता है और बहुत से लोग पैदल सड़कों पे चल रहे होते हैं। परिवहन की समुचित व्यवस्थाएं नहीं बैठी होती हैं, तो ओवरलोडेड व्हीकल्स में, लोडिंग वाली गाड़ियों के अंदर लोग भर भर के हाईवे पे जाते हैं। हम्म। जिस वजह से आप देखेंगे कि इस समय के अंदर, ये जो अभी अपन जिस समय में है, तब से लेकर दिवाली तक के समय में एक अप्रत्याशित वृद्धि होती है, और ये हर साल होती है। हाँ। तो सरकार इसके लिए अगर पहले से प्लानिंग करके देखे कि भाई कुछ सुझाव हैं जिसको हम लोग समय समय पे देते रहते हैं, तो इन दुर्घटनाओं पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इस दुखद ये जो खबरें अपने को रोज रोज देखने को मिलती हैं, रोज, वो कम हो सकती कम है। हो सके, और बहुत अच्छा सुझाव है। और ख़ास करके जब हमें एक टाइम पीरियड पता चल जाता है कि इस समय ज़्यादा हादसे होते हैं, तो हमें उस समय पर ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील पीयूष भारद्वाज जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। लेकिन मैं जगदीश जी आपको इसमें जोड़ रहा हूँ। जगदीश सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने देखा कि सड़क पर कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिसमें आप ना तो चालक की, जो ड्राइव कर रहा है उसकी गलती है, ना ही सामने वाले की गलती है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ब्लाइंड स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, जिस वजह से वहाँ पर हादसे हो जाते हैं। तो अब इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? भाई, सड़क पर हम किसी की अगर गलती होती है उसके खिलाफ चालान करते हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकली गलतियां हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए बघेल जी, सड़क हादसों का जहां तक सवाल है, अभी बसीर साहब ने जैसा बताया 3-4 कारणों पे उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन मेरा ये मानना है कि 20 कारण है सड़क हादसे के। मैं गिनाने लग जाऊंगा तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरा कहना इतना इस तरह है कि जो सड़क सुरक्षा पॉलिसी बने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बने चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बने, उस पूरी पॉलिसी में सड़क हादसों के जितने भी कारण है, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जब तक पॉलिसी नहीं बने, उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, अपन एग्जीक्यूट नहीं करें, तब तक मेरे को लगता है कि सड़क हादसे कम नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा रोड वही है, रोड नए नए बढ़ रहे हैं, लेकिन व्हीकल उसकी तुलना में बहुत गुना बढ़ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। मध्यम वर्ग के परिवार भी अपने खुद के व्हीकल को यूज करने लगे। मोटरसाइकिलें ग्रामीण क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों की बहुत ज्यादा संख्या हो गई। और सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस की है, वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी का मर्डर हो जाए तो वो बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला माना जाता है, और उसमें सजा भी बड़ी कड़ी है, उम्र कैद की सजा होती है। और एक्सीडेंट में 10-10 आदमी एक साथ मरते हैं, 15-15 एक साथ मरते हैं। उसको भगवान की देन मान के या सिस्टम की लापरवाही मान के उसको बहुत ज्यादा हमारा जनमानस यही सवाल है सर। हाँ। उसको तवज्जो नहीं देता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको रोका कैसे जाए। अभी पिछली गवर्नमेंट ने पिछली बार इस कानून को कड़ा करने के लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने के लिए कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे। उसका कड़ा विरोध हुआ। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी अपने संचालक लोग, उन्होंने विरोध किया कि हम इसमें इसको जो अभी वर्तमान में बेलेबल ऑफेंस है, तो एक तरह से कोई भय नहीं है। एक्सीडेंट से आदमी मर जाए तो ड्राइवर को ये लगता है कि कोई नहीं, थाने में जाके जमानत करा लूंगा और गाड़ी कोर्ट से छोड़ा लूंगा, 2-4 दिन में गाड़ी छूट जाएगी। तो एक जो कानून का भय वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ट्रैफिक सर्विस बिल्कुल नहीं है। तीसरा, लोगों में भी जो अवेयरनेस, चाहे वो सरकारी स्तर से लाने का प्रयास हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लाने का प्रयास हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर लाने का प्रयास हो, उस लेवल का नहीं है जितनी हमको आवश्यकता है। और मोबाइल पे बात करते गाड़ी चलाना, शराब पी के गाड़ी चलाना, और इसके अलावा आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना, हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करना,
अच्छा, एक अनेकों चीज कारण और हैं। भी है, एक चीज और भी है कि हम तब तक उस परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं जब तक वो हादसा ना हो जाए। भाई अगर हेलमेट, जैसा आप कह रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उस वक्त सीट बेल्ट आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या जब आप बाइक टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। जब कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद लोगों को समझ में आता है। तो सवाल यहाँ पर प्रसन्ना सर को मैं जरा जोड़ लेता हूँ। प्रसन्ना सर, एक चीज़ बताइए कि ये आप लोगों के लिए अब जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई कोई हादसा हो जाएगा तभी आप सीखेंगे। जब आपको प्रशासन बता रहा है, सिस्टम बार बार बता रहा है, समाज के अंदर एक मैसेज भी है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब भी आप सड़क पर चलते हैं, या नियमों का पालन आपको करना चाहिए। कई बार लोग स्टंट करने लगते हैं और ये देखिए जरा सी लापरवाही और ये जान पर भारी पड़ जाती है। आप अपनी जान को तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो इस बात को समझना और समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें लॉ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई अगर आपने रेड लाइट जंप की है, या आपने जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको क्रॉस किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई स्टंट करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए ज्यादा कड़ा एक्शन होना चाहिए। शुभेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने भी जैसा बताया कि हेलमेट है, सीट बेल्ट है, ये बहुत प्राइमरी चीजें हैं और इससे ज्यादा बड़ी आवश्यकता और किसी चीज की नहीं रहती। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि सिटी के अंदर जहां पुलिस सख्ती करती है, जहां चालान करती है, वहां तो सीट बेल्ट और हेलमेट यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति, जो चाहे वो कार में बैठा हो, कार चला रहा हो या मोटरसाइकिल चला रहा हो, वो सिटी को छोड़ के बाहर निकलता है, तुरंत वो पहला प्रयास ये करता है कि अपना सीट बेल्ट हटा ले, और हेलमेट भी वो बाहर नहीं लगाता। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत हाईवे और स्टेट हाईवे पे सीट बेल्ट और हेलमेट की रहती है। हम वहीं कोशिश करते हैं इन चीजों को यूज करने की जहां भय लगता है कि पुलिस चालान करेगी। अदरवाइज हम लोग बड़े फ्री हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम लोग किस तरीके से, क्योंकि कानून तो बहुत सख्त है, कानून काफी बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी पालना जो हमारी एजेंसी है जो इसकी पालना कराती है, इसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, हम सबको ये चाहिए कि हम इसकी पालना करें। और इसके लिए एजुकेशन का जो स्तर, ट्रैफिक एजुकेशन का जो होना चाहिए, वो आम लोगों में बहुत भारी कमी इसको देखने को मिली। अच्छा सर, कभी कभी इस आपकी जब सर्विस रही तो उस ड्यूरेशन में आपको कभी ऐसा कोई मामला सामने आया कि भाई किसी शख्स ने कहा हो कि सड़क हादसे में जो नुकसान हुआ है वो तकनीकी खामियों की वजह से हुआ और इसके लिए मैं केस करना चाहता हूँ? हाँ, बिल्कुल, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि जहां तकनीकी खामियों की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए। मैं ये तो नहीं बता सकता कि इंडिविजुअल किसने बताया कि ऐसे मैं कोई केस करूंगा कि इस कमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो हमें महसूस हुआ, कुछ मैं आपको 2-3 मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में बताता हूँ। जब मैं चित्तौड़, मेरी पोस्टिंग थी, तो बेगू के पास में वहाँ एक घाटा आता है। उस घाटे पे पहले भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफी लोग मारे गए। और मेरे समय में भी एक एक्सीडेंट में वहाँ काफी लोग मारे गए। 10-12 लोग, उस ट्रैक्टर वहां पलट गया और उसमें उनकी डेथ हुई थी। उसमें एक बहुत बेसिक फॉल्ट था कि उसमें पहाड़ी को वो वहां से घुमाव इस तरीके का था कि उसमें डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांस थे। ये सबकी जानकारी में था, लेकिन इसके बावजूद भी उस चीज को करेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई ना कोई किसी डिपार्टमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन आते थे। तो ऐसे केस में जब मौके का मुआयना करने के बाद में जो चीज सामने स्पष्ट आई, तो फोर्सफुली और चेतावनी देकर उन विभागों को ये बताया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ही अब कार्रवाई की जाएगी। तो 2 दिन में वो चीज ठीक हो गई। और पिछले काफी वर्षों से जब से वो चीज ठीक हुई, मैं नहीं सोचता कि वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। ऐसे ही नेशनल हाईवेज पे कहीं कितनी जगह हम लोगों को ऐसी टेक्निकल इश्यूज देखने को आते हैं जहाँ कुछ डिपार्टमेंट इस बात को कहते हैं कि सब इसमें आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग को थोड़ा समझाना भी पड़ता है, उन लोगों को चेतावनी के रूप में भी समझाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें करेक्ट होती है। लेकिन फिर भी ये टेक्निकल मिस्टेक्स की बहुत सारी जगह है। एक बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया है सर, और ये लोगों के लिए समझना कि भाई अगर कहीं पर टेक्निकली अगर कुछ गलत आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसमें पीयूष जी को जोड़ लेता हूँ। पीयूष जी, एक चीज़ बताइए, लोग अक्सर अगर सड़क हादसा होता है और उसमें अगर प्रशासन की कोई गलती होती है, सड़क के बनाने में या बनने में कोई अगर तकनीकी रूप से कोई खामी होती है, तो लोग उसको नियति मान लेते हैं कि भाई ठीक है, सड़क हादसा हो गया, अब उसमें क्या ही करें।
लेकिन आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ टेक्निकली कुछ दिक्कत आती है या कहीं पर सड़क के बने होने में या ब्लाइंड स्पॉट बना होता है, तो उसके लिए आप कोई एक आम नागरिक क्या आवाज उठा सकता है और क्या उसके अधिकार हैं? बिंदु जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। आई वाज लिसनिंग टू एवरी जेंटलमैन, रिगार्डिंग द इनपुट्स ऑफ हाउ इवन आफ्टर द लॉ बीइंग इन प्लेस ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत ही एक्सप्लेन्ड और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पर सिविक सेंस की। डिस्पाइट द लॉ बीइंग इन प्लेस, ना तो जनमानस उसे मानने को तैयार है, और जहां पर उसका उल्लंघन होता है वो बहुत ही माइन्यूसिकल अरेंजमेंट्स के साथ, जैसा कि राइटली अभी पॉइंट आउट किया कि अभी केंद्र सरकार जब संशोधन लाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के दायरों को और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, तो उसका भारत के पूरे स्तर पे इतना पुरजोर विरोध हुआ कि सरकार को दे हैड टू स्टेप बैक ऑन इट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जहां आपने कहा गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये क्वेश्चन वैलिड इसलिए है क्योंकि इस तरीके की लिटिगेशंस यू विल सी अ लॉट in the foreign countries, in the developed countries, US, to which we refer as class action suits. So गवर्नमेंट को भी लायबल जताना या गवर्नमेंट को भी उनके मिस्टेक्स के लिए कोर्ट में इंप्लीड करना पूर्ण रूप से एक कानूनी अधिकार तो है, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इंडिया में ना सिर्फ इस तरीके के केसेस ना प्रेफर नहीं होते, लेकिन इस तरीके की लिटिगेशंस जो है वो कभी जानकारी में नहीं है। जैसे कि मैं आपको बहुत स्मॉल स्केल के सेंस में एग्जांपल दूं, दिल्ली के अंदर जैसे कभी कोई कॉरिडोर्स के लिए अगर कभी कहीं पेड़ काटे गए या इररिस्पॉन्सिबल ढंग से गवर्नमेंट ने वो डिफॉरेस्टेशन या पुराने पेड़ों को बिना द अप्रूवल ऑफ एनजीटी अगर कभी उनको खत्म किया, तो कोर्ट हैव कम हेवीली अपॉन द गवर्नमेंट इम्पोजिंग फाइन्स एंड इम्पोजिंग डायरेक्शंस दैट हाउ डू यू हैव टू करेक्ट। अगर आपने 100 या 200 या 500 पेड़ काटे, तो ऐसी भी जजमेंट्स हैं जहां 10-10 हजार पेड़ लगाने की डायरेक्शन उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय ने पास करी है। हाँ। लेकिन इस तरीके के केसेस के अंदर जहां पर पॉटहोल्स की वजह से, ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से, सही साइनेजेस ना होने की वजह से, रोड्स या हाईवेज पे प्रॉपर विजिबिलिटी ना होने की वजह से, या रॉन्ग लेन में ड्राइविंग की वजह से, या लेन बाइफर्केशन ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां गवर्नमेंट इज इक्वली लायबल फॉर ऑल डैमेजेस, जो कि आप सिविल रेमेडी की फॉर्म में या सिविल डैमेजेस के थ्रू कोर्ट में मुकदमा डाल के गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं। हाँ। लेकिन although this kind of law is in place, it is very surprising that a country like ours, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, हम इस प्रकार की लिटिगेशंस नहीं देखते, जैसे कि हम क्लास एक्शन सूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। आपने मेजर देखा होगा कि बारिश के समय पर रोड्स को क्लीन करना या बारिश के समय पे पॉटहोल्स को जो है रिपेयर करने का काम ब्लाइंड स्पॉट्स की आकांक्षा या उसकी प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। बट दीज आर द एक्शंस दैट गो अनचेक्ड। सरकार सबको देखेगी, लेकिन सरकार को कौन देखेगा? ठीक है, यानी कि अगर कहीं गलत भी हो रहा है तो आपको सवाल जरूर आपको इस पर उठाना चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है तो आप जहां भी महसूस करें। भाई, अब बारिश के समय हम देखते हैं कि सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं। शांतनु जी, अब ऐसे मामलों को लेकर के ये प्रशासन को ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं पता। रोज उसी सड़क से वहां नेताजी भी जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं, है ना? तो सबको पता है, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहता कोई। अगर हादसा हो जाता है उसके बाद आनंद फानंद में सब कुछ रैप अप कर दिया जाता है। ये सही कह रहे हैं आप। इसको इस तरह से देखा है हमने कई वर्षों में काम करने के बाद कि अभी तक ये इट्स नॉट अ इश्यू जिससे आपके वोट बैंक पे कुछ फर्क पड़ता है। इट्स नॉट अ इलेक्शन इश्यू सो फार इंडिया के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर। रोड सेफ्टी जो है इट्स अभी रिसेंट डेज में हमको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चुनावी मुद्दा नहीं होता, इसका कॉन्शियसनेस का लेवल अभी कम है। जहां तक आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, जैसा कि वकील साहब ने बताया, एक प्रोविजन अभी मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ है जिसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट्स के लिए उसको सेक्शन 198A है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग फॉल्ट्स के लिए इंजीनियर्स को लायबल, मतलब जो रोड निर्माण एजेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको लायबल ठहराया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक के फाइन का प्रोविजन है। आखिरी जो बात जो आईजी साहब और डीआईजी साहब दोनों उठा रहे थे
कि हाईवेज पे तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स भी हो रहे हैं, बट आज की तारीख में अपने पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आपने कहीं देखा होगा, जयपुर में भी नहीं है, पर दिल्ली बॉम्बे में आप जाते हैं तो आपको चालान काटने के लिए पुलिस वाला नहीं आता है, वो चालान आपके मोबाइल पे आ जाता है। हाँ। इसी तरह के एनफोर्समेंट मेजर्स आप नेशनल हाईवे पे भी देख रहे हैं कि स्पीड लिमिट्स को निर्धारण, वो मेजर्स को यूज करके आप डेफिनेटली फैटेलिटीज बड़ा कम कर सकते हैं अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एनफोर्समेंट, क्योंकि ये संभव नहीं है कि पूरे हाईवे पे पुलिस की तैनाती कर दी जाए, बट ये संभव है कि आप उनके लिए एनफोर्समेंट के लिए उनको हैवी फाइन करते जाएं। और एक और जो बात अपने को ध्यान रखनी होगी कि हाईवेज पे अपने मिक्स ट्रैफिक है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कुछ नेशनल हाईवेज अभी तक बने हैं जिन पे सिर्फ कारें चलती हैं, बट ज्यादातर हाईवेज जो है जयपुर के आसपास राजस्थान में, उनमें मिक्स ट्रैफिक चलता है, जिसमें कई हाईवेज पे तो ट्रैक्टर, ट्रक, स्कूटर, टू व्हीलर, ई रिक्शा तक चलते हुए दिखते हैं। और एक तो एक बड़े हादसे का कारण ये भी बनते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में हमको लोकल प्रशासन, इंजीनियरिंग बॉडीज को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा विद इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तभी होगा। और एक जो बहुत बड़ा कारण है राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जिसको आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया था, बहुत कमी है। जयपुर शहर को छोड़िए, आप कहीं पे भी जाइए, आज ही सुबह अखबार में रिपोर्ट आई थी कि जयपुर में 1200 बसों की रिक्वायरमेंट है, करेंटली 300 बसें चल रही हैं। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि अंडर एज ड्राइविंग बहुत हो रही है जयपुर शहर के अंदर। उसका हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उसका कारण ये मालूम चला है कि बच्चे 10th के बाद ट्यूशंस करने लगते हैं। अब या तो दोनों पेरेंट्स अपना काम वगैरह छोड़ के उनको ट्यूशन छोड़ने जाएं, उससे ज्यादा आसान ही होता है कि वो उनको टू व्हीलर दिला देते हैं। तो सिमिलरली जैसे अभी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो इसमें लोग लोडिंग कर करके, मतलब ये जो लोडिंग व्हीकल्स होते हैं इसमें लोग भर भर के जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बसों का प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है लोगों के पास में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंप्रूवमेंट के साथ साथ इस पे बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, मैं इसमें प्रसन्ना सर को जोड़ लेता हूँ। प्रसन्ना सर, इसमें सुधार और कैसे किया जा सकता है? भाई हमें पता है कि कमियां कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरीके की हैं, लेकिन अब इसमें सुधार की गुंजाइश जो है उसको दूर कैसे किया जाए? शुभेंदु जी, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जहाँ कभी कभी ऐसे इश्यूज आते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स का अपने कुछ नियम आड़े आते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो, चाहे हाईवे अथॉरिटीज के हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको चुनना पड़ेगा और अधिकारियों को बैठ के जो जिला लेवल पे जो एक रोड सेफ्टी की जो कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें, और एक ब्रॉडर लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी, इसमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि कहीं कहीं ये अड़चन हमें देखने को मिलती है कि NHI बोलता है कि नहीं साहब हमारे यहाँ ये चीज नहीं कर सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि साहब ये कट हम नहीं हटा सकते क्योंकि काटने की मनाही है। तो आप इसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं, और कई बार देखा जाता है कि सड़क के बीच में पेड़ है, या एक पेड़ के आने की वजह से, या कुछ ऐसा सामान। मैं बंधु जी इसी बात पे आ रहा हूँ। वो एक बात पे तो अड़ जाते हैं कि सब ये चीज होना चाहिए, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ में उस नियम में 10 नियम और भी हैं, उसकी पालना वो नहीं करते। तो अगर वो उन सारी चीजों की पालना करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स कमी होगी। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली से जयपुर आने वाला जो 8 लेन बना है, इस पे पिछले कुछ समय हम देख रहे हैं कि लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसमें डेथ भी 4-5 हर एक्सीडेंट में हो रही है। तो इसमें कहाँ टेक्निकल फॉल्ट है, इस फॉल्ट को भी निकालने की जरूरत है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ टेक्निकल चीजें हैं उनका तो सुधार यही जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा अभी एक 2030 तक 50% एक्सीडेंट्स में कमी लाने का एक अपना टारगेट फिक्स किया है। उसमें काफी अच्छी बातें जोड़ी है और मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये जो इस राजस्थान सरकार जो प्रयास करेगी उसके तहत एक्सीडेंट्स में कमी लाने में काफी अच्छी मदद। ठीक है, मैं जगदीश जी को जोड़ रहा हूँ। जगदीश सर, एक चीज़ बताइए कि अब हमें लोगों को भी एक संदेश देने की ज़रूरत है। बहुत सारे हम केसेस ऐसे भी देखते हैं, जैसा बताया भी शांतनु सर ने, कि भाई छोटे छोटे जो बच्चे हैं या 10th में आ गए हैं, 8th में आ गए हैं, ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी बच्चों को टू व्हीलर दे दिया जाता है। हालांकि अब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो तस्वीर है वो कई बार देखी भी जाती है, लेकिन पेरेंट्स को भी इस बात को समझना होगा कि भाई आप अपने बच्चों की सहूलियत नहीं बल्कि उनको और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी वो एज नहीं है कि वो समझ पाएं, और इसी वजह से कई बार हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि आईजी साहब ने भी बताया कि हमारा जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट का काम है वो कई गुना ज्यादा है, लेकिन ट्रैफिक एजुकेशन का काम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, यातायात विभाग की तरफ से, या स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। इवन पेरेंट्स को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर पेरेंट्स
ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, अपने बच्चों को उसके बारे में शिक्षा दें और उसको पूरी तरह पालन करें और करवाएं बच्चों से, तो शायद बच्चों के साथ एक्सीडेंट नहीं होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से रुके, एक डेटाबेस है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। हर साल इस डेटा का राजस्थान पुलिस भी एक तरह से एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, किन कारणों से कहां किस किस रूप में एक्सीडेंट होते हैं। सारे कारणों का एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट बाकायदा गवर्नमेंट को भेजी जाती है। तो अगर उस रिपोर्ट पे गवर्नमेंट एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना करके उसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि कमेटियां तो बहुत बनी हुई है राजस्थान गवर्नमेंट में भी 6 स्तर पे कमेटियां हैं। एक कमेटी के अध्यक्ष स्वयं सीएम साहब है, एक कमेटी के अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब है, एक कमेटी के अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी साहब है, एक कमेटी के अध्यक्ष प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी कमेटी के होते ही होते हैं। तो कमेटियां बहुत सारी बनी हुई है, उसमें फैसले भी होते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो भी रोड की इंजीनियरिंग की बात बताई, इंजीनियरिंग की बात उसने परसेंटेज में नहीं है। जितनी रोड में बनाने में जो करप्शन का जो लेवल है, हमने देखा अभी बारिश में पिछले 3 महीने 4 महीने पहले रोड बनी, रोड बिल्कुल ढह गई। तो जो अभी हमारे बसीर साहब ने कहा कि अधिकतर एक्सीडेंट जो है ग्रामीण क्षेत्र में या स्टेट हाईवेज पे या लिंक रोड पे या शहरों में जहां अधिक होते हैं, 60 से 70% एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे पहले उन पे कंट्रोल करने के लिए ही हमको न केवल करप्शन को रोकना पड़ेगा, न केवल क्वालिटी की रोड्स बनानी पड़ेगी, बल्कि सीनियर लेवल अच्छा, के एक पॉइंट और इसमें निकलकर सामने आया कि भाई इसमें जो खास करके ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो टू व्हीलर हैं या सड़कों पर आवाजाही वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वहां पर पब्लिक कन्वेंस थोड़ा सा कम है, वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं। इसी वजह से लोगों को अपने पर्सनल कन्वेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शायद एक कारण ये भी है कि अगर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज हैं, बसेस हैं या बाकी जो और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, अगर वो सुचारू हो जाएं तो शायद लोगों को आसानी होगी और सड़क पर जो आवाजाही है थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस लेवल पे जितना अपेक्षित उतना नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, मैं माफ़ी के साथ रुक रहा हूं सर। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आपने साथ दिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये हमारी कोशिश थी कि इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल जो सड़क हादसे होते हैं, जिसको हम कई बार ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर कोई तकनीकी खामी आती है तो उस पर आपको सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। और सड़क हादसों को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर के एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, जिसके जरिए पता चलता है कि कितनी भयानक स्थिति इस वक्त राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर बनी हुई है।